गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कल जहाँ तक हम लोगों का लेक्चर हुआ था वो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर ब्रांचटिडलारी एसिड बेस पढ़ रहे थे। और ब्रांचटिडलारी एसिड बेस में जो है हम लोग ब्रांचटिडलारी एसिड क्या है, ब्रांचटिडलारी बेस क्या है, इसकी स्टडी कर लिए थे। आज फर्दर हम लोगों को स्टडी करना है कि उसमें कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर क्या होते हैं और इस तरह से जो है एम्फोटेरिक बिहेव जो होता है सॉल्वेंट का या सब्सटेंस का, उसकी भी हमें स्टडी करना है। अब उसी में हम देखते हैं, जैसे देखते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर हम लोगों को देखना है। अब ये कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, इसमें बेटा है क्या कि दो कंडीशंस होती हैं कि किसी भी सब्सटेंस को एसिड और बेस दोनों बोला जा सकता है, एसिड और बेस दोनों बोला जा सकता है। कैसे, जैसे जिनका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा वो कम बेसिक होंगे, जिनका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा वो कम बेसिक होंगे, और जिनका बेसिक नेचर ज़्यादा होगा वो कम एसिडिक होंगे। एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि जैसे हम लोग ये देखते हैं कि मान लिया जाए कि हम एक्सपेरिमेंटल एसिड बेस का जब वेरिफिकेशन करते हैं तो जैसे पीएच मेट्रिक टाइट्रेशन वगैरह में भी देखते हैं, तो जब एक्सपेरिमेंटल करते हैं तो एक्सपेरिमेंटल में दो चीज़ें देखते हैं। जैसे मान लीजिए पीएच वैल्यू के बेस पर देखते हैं, तो पीएच वैल्यू के बेस पर मान लीजिए कि किसी के पीएच के विषय में हमें डिस्कशन करना है, तो ऐसे हमने मान लीजिए स्टार्ट किया, जैसे पीएच 2 और 3, 4, 5, 6, 7 तक पीएच लिखा। अब जिसका पीएच मिनिमम होगा ये एसिडिक ज़्यादा होगा, मोर एसिडिक होगा, तो ये तो एसिडिक ज़्यादा होगा, ये मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा, एसिडिक होगा, ये मोर एसिडिक होगा। जिसका पीएच यहाँ पर कम होगा वो मोर एसिडिक होगा, और जिसका पीएच ज़्यादा होगा उसकी एसिडिटी कम होगी। जैसे अगर यहाँ से यहाँ तक हम जाते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं increasing order of the basic nature, लेकिन एक्चुअल बातें क्या हैं कि पीएच यहाँ तो एसिडिटी ज़्यादा होती, एक्चुअल तो ये है कि पीएच 7 वाला न्यूट्रल होता है, ये तो न्यूट्रल होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, होता तो एक्चुअल में न्यूट्रल है, लेकिन अगर कंपैरेटिव एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर का एक्सप्लेनेशन करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक बेसिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज कर रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक नेचर, ऐसे ये सिंपल सा मीनिंग है। तो इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई सब्सटेंस अगर बेसिक है तो ये एसिडिक नहीं है, कोई अगर एसिडिक है तो बेसिक नहीं है। अगर वो मोर एसिडिक है तो लेस बेसिक है, मोर एसिडिक है तो लेस बेसिक है, और मोर बेसिक है तो लेस एसिडिक है। अब देखो एक एग्जांपल हम देते हैं, क्योंकि इसलिए इस पर चर्चा पहले कर ले रहे हैं कि आपको फर्दर कोई डाउट ना हो। जैसे हम लोग ये जानते हैं कि जो
ऐसा देखते हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर, ये देखते हैं कि न्यूट्रल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स क्या है कि एसिडिक और बेसिक करैक्टर का न्यूट्रल कैसे इंडिकेट भी हम लोग किए कि न्यूट्रल कैसे है, कि इसका रियल रीजन जो है हम लोग पढ़ भी चुके हैं। जब H2O का आयोनाइजेशन करते हैं तो H+ और OH- दोनों का रेशियो सेम होता है, 1:1। ये इसमें H+ और OH दोनों का रेशियो सेम है, तो इससे ये न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल है क्योंकि ये जो नेचर होता है ये एसिडिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एसिडिक के लिए, एसिडिक करैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के। और ये जो है ये बेसिक करैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बेसिक करैक्टर। अब अगर एसिडिक और बेसिक दोनों का रेशियो सेम है तो ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, मीन्स न्यूट्रल है। हम लोग जानते हैं कि वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता है। ये देखते हैं, यही रीज़न है। कोई पूछता है कि वाटर क्या है, तो आप ये बोलते हो कि इसका कोई स्वाद नहीं होता है, स्वाद विहीन है, टेस्टलेस है। ये चीज़ें हम देखते हैं। तो ये है, तो इससे क्या है कि ये न्यूट्रल है। न्यूट्रलिटी में केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम ये करते हैं। और वैसे भी हम देखते हैं कि जो इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों का कंसंट्रेशन सेम होता है। ऐसी कंडीशन में जब हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो आयनिक इक्विलिब्रियम में ये मिलता, तो ये हो गया। तो हम ऐसा नहीं, इसीलिए क्या हुआ कि वाटर को हम समटाइम्स क्या बोल सकते हैं, जैसे अब इससे ये हमें मालूम है कि यहाँ पर जैसे हम वाटर को एसिडिक बोलेंगे, कब बोलेंगे? एसिडिक बोलेंगे। कब बोलेंगे वाटर को एसिडिक? ऐसी कंडीशन में कि वाटर का जो pH होता है ये होता है 7। अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो गया जिसका pH 7 से ज़्यादा हो, एज लाइक जैसे NH3 मॉलिक्यूल हो, NH3 7 से ज़्यादा है इसका pH, तो इसके रेस्पेक्ट में वाटर क्या है? एसिडिक है। बिकॉज द pH वैल्यू ऑफ द NH3 इज ग्रेटर देन H2। ये और ऐसे ही अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये जो है एसिडिक है। और अगर यहीं पर हम कर देते हैं एसिटिक एसिड को CH3COOH को लिख देते हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में जो वाटर है ये वाटर बेसिक है। वाटर क्या है? ये बेसिक है। इसके रेस्पेक्ट में वाटर क्या है? बेसिक है। ये बेसिक, ये इसका मतलब क्या हुआ कि इसका pH जो है, वाटर का pH जो है, वाटर का जो pH है, pH ऑफ वाटर इक्वल टू 7 और pH ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन 7 और pH ऑफ एसिटिक एसिड इज लेस देन 7। ये इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट हमसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा गया, वहाँ पर दे दिया गया, हमें H2O दे दिया गया और हमें जो है NH3 का दे दिया गया और हमें जो है क्या दे दिया गया? एसिटिक एसिड दे दिया गया, एसिटिक एसिड दे दिया गया और कहा गया कि इसका जो है एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग आर्डर या डिक्रीजिंग आर्डर जो भी है, जैसे भी लिखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग आर्डर में लिखिए जैसे हुआ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग आर्डर में अगर हम देखते हैं तो हम देखें NH3 को लिखे
और NH3 के बाद फिर हमने क्या लिखा, H2O लिखा, और फिर हमने क्या लिखा, CH3COOH को लिखा। इसका मतलब इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक नेचर हो गया, एसिडिक नेचर। तो ऐसे हमें समझना है कि वाटर की एसिडिटी NH3 से ज़्यादा है और NH3 की जो एसिडिटी है ये इससे कम है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक है, इससे कम एसिडिक ये है और इससे कम एसिडिक ये है, जबकि ये बेसिक है। एक्चुअल में हम लोग जो जानते हैं ये जानते हैं कि ये बेसिक होता है, ये न्यूट्रल होता है, ये एसिडिक होता है, लेकिन जब कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो कंपैरेटिव स्टडी के दौरान हमें ऐसा मिलेगा। तो इसलिए जो भी हम सेल्फ आयोनाइजेशन के रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ऑटो आयोनाइजेशन के रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं, सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो आयोनाइजेशन के रिएक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें ऑटो आयोनाइजेशन में सेम टाइप जो सॉल्वेंट होगा वो इटसेल्फ आयोनाइज होगा, तो वो एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर शो करेगा। क्यों करेगा? मोस्टली ऑल ऑफ द सब्सटेंस means that is compound, mostly all of the compounds after ionization split into the positive and negative charge। तो इसका मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर है वो पॉजिटिव नेगेटिव में टूटता है, इसका मतलब उसमें एसिडिक भी नेचर होता है, उसमें बेसिक भी नेचर होता है। पॉजिटिव आयन रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक नेचर, नेगेटिव आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक नेचर। लेकिन जिस आयन का प्रभाव ज़्यादा होता है, मैक्सिमम इफेक्ट जिस आयन का होता है, उस सब्सटेंस का वो नेचर कंसीडर किया जाता है। ये हमें जानना मस्ट होता है कि जिसका जो है इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, जिसका इफेक्ट ज़्यादा होता है, वही नेचर होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको हम इटसेल्फ आयोनाइज करेंगे और वही सब्सटेंस समटाइम एसिडिक समटाइम बेसिक। और जब होगा क्या कि अगर हम ब्रांस्टेड लारी को सेंट्रलाइज करें, तो ब्रांस्टेड लारी को सेंट्रलाइज करने पर हम ऐसा कह सकते हैं कि द प्रोटॉन एक्सेप्टर स्पीसीज ऑफ द एनी प्रोटोनेटेड सब्सटेंस आर नोन एज कॉन्जुगेटेड एसिड एंड प्रोटॉन डोनर स्पीसीज which after proton donation carries the negative charge are known as conjugated base। कोई भी स्पीसीज है अगर वो प्रोटॉन को डोनेट कर दिया तो जो उसका निगेटिव पोर्शन होगा वो कॉन्जुगेटेड बेस की कैटेगरी में होगा, और जो उसका पॉजिटिव होगा वो कॉन्जुगेटेड एसिड की कैटेगरी में होगा। ये देखते हैं। जैसे अब देखा जाए, हम देखते हैं ऑटो आयोनाइजेशन के कुछ रिएक्शन, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस के कुछ रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं। जैसे बेटा ये देखो, जैसे हमने क्या लिखा, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर एसिड लिख दिया और प्लस लिख दिया बेस, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, एसिड लिख दिया और फिर हमने क्या लिख दिया, प्लस बेस लिख दिया ऐसे। अब यहाँ पर हम करते क्या हैं, यहाँ पर हम एसिड 1 करते हैं तो यहाँ पर हम बेस 1 कर दिए, और यहाँ पर हम जो है बेस 2 कर दिए तो यहाँ पर एसिड 2 कर दिए। ये हो गया। देखो हम लोग कुछ रिएक्शन को यहाँ इंडिकेट करते हैं। पहले ऑटो आयोनाइजेशन के रिएक्शन को इंडिकेट करते हैं, फिर रेस्पेक्टिव आयोनाइजेशन की प्रोसेस को देखते हैं। जैसे पहला रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, जैसे इसी को लिखते हैं H2O प्लस H2O को लिखे तो आफ्टर ऑटो आयोनाइजेशन इट गिव्स द H3O प्लस और प्लस OH माइनस। ये दूसरा रिएक्शन हम लोग बेटा क्या लिखते हैं, दूसरा रिएक्शन हमने लिखा जैसे जो है NH3
NH3 प्लस NH3 ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन चल रहे हैं, और फिर ये हमारा हुआ NH4 प्लस और प्लस NH2 माइनस हो गया। तीसरा रिएक्शन हम लोग क्या लिखते हैं, थर्ड रिएक्शन देखो, जैसे हम लिखते हैं CH3 COOH CH3 COOH, और यहाँ पर जब इसका आयनाइजेशन हुआ तो CH3 COOH2 प्लस और CH3 COO माइनस, ऐसे हो गया, ये हो गए। जैसे फिर हम एक और लिखते हैं, हो गया। तो ये कुछ रिएक्शन की हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जैसे देखो एक और लिख देते हैं यहाँ पर, दोनों की तरह एक्शन। चौथा रिएक्शन हम लिखते हैं, जैसे जो है SO2 प्लस SO2, और ये हमें मिला क्या, जो है SO2 प्लस प्लस SO3 माइनस माइनस मिला, ऐसे मिल गया ये प्रोडक्ट। अब हमें ये देखना है यहाँ पर, देखो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर जो हम लोग देखते हैं, तो ये हमारा कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर ये भी है, ये आपस में, और ये यहाँ पर ये भी कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर है। ये जो है कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर, और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर, ये हो गए कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। अब हमें ये इसमें देखना है कि जो भी ये रिएक्शन है, तो इसमें ये देखना है, देखिए ये यहाँ पर एसिड बिहेव कर रहा है, ये यहाँ पर एसिड बिहेव कर रहा है, तो इसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या हुआ, OH माइनस। हमसे पूछा जाता है कि H2O का कॉन्जुगेटेड बेस क्या है, OH माइनस है। कॉन्जुगेटेड H2O का कॉन्जुगेटेड बेस क्या है, OH माइनस है, और H2O का कॉन्जुगेटेड एसिड क्या है, H3O प्लस है। यहाँ पर NH3 का कॉन्जुगेटेड एसिड क्या है, NH4 प्लस, और NH3 का कॉन्जुगेटेड बेस क्या है, NH2 माइनस। CH3COOH का कॉन्जुगेटेड एसिड क्या है, CH3COOH2 प्लस, और CH3COOH का कॉन्जुगेटेड बेस क्या है, ये, और SO2 का कॉन्जुगेटेड एसिड क्या है, SO2 पॉजिटिव, थायोनिलाइन इसको बोलते हैं, थायोनिलाइन। और उसके बाद ये यहाँ पर SO2 का कॉन्जुगेटेड बेस क्या है, इसको हम सल्फाइड आयन बोलते हैं। ये इतनी चीज़ें हमें जानना मस्ट है। इन सभी रिएक्शन को, इन सबको हम ऑटो आयनाइज्ड रिएक्शन बोलते हैं। ऑटो आयनाइज्ड मीन्स ये सब हैं ऑटो आयनाइज्ड। ऑटो आयनाइज्ड, इसमें हम थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पर जो है ये रिएक्शन है वाटर का, यहाँ और कहीं सॉल्वेंट एक्शन नहीं किया है। अब हम देखते हैं दो रिएक्शन को लिखते हैं। जैसे हम एक रिएक्शन को लिखते हैं, यहाँ पर फर्दर एसिड और बेस को चेंज करते हैं। यहाँ पर हो गया 5th नंबर में हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिख दिया जो है H2O लिख दिया। देखो फर्दर हमने लिख दिया H2, और यहाँ पर हमने लिख दिया NH3।
इन दोनों के जब रिएक्शन हुए तो इन दोनों रिएक्शन में हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें मिला NH4 प्लस OH माइनस मिल गया। इसका मतलब क्या है कि NH3 के रेस्पेक्ट में वाटर एसिडिक करेक्टर शो कर रहा है। दूसरा क्या कि एक रिएक्शन 6 रिएक्शन हम लिखते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया HCl और प्लस H2O, और इनका जब हमने आयनाइजेशन कराया तो हमें क्या मिला, जो है H3O प्लस Cl माइनस। अब देखिए जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में वाटर एज ए एसिड काम कर रहा, और इस रिएक्शन में वाटर एज ए बेस काम कर रहा है। क्या? वाटर H2O यहाँ पर एज ए बेस काम कर रहा है। यहाँ पर ये एसिडिक काम कर रहा है, यहाँ पर वाटर जो है कैसा काम कर रहा है, एसिडिक काम कर रहा है, और यहाँ पर वाटर क्या है, बेस। चूँकि इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है इससे कम इसका बेसिक स्ट्रेंथ है, इसलिए एसिडिक हो गया। और यहाँ पर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी कम है तो बेसिक हो गया, और यहाँ जो है एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी इससे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर एसिडिक हो गया, यहाँ पर बेसिक, यहाँ पर एसिडिक। अब इन दोनों करैक्टर को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। ये इसका मतलब वाटर का जो इस 5वें और 6वें रिएक्शन से हमें मालूम होता है कि वाटर जो है एक एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक बिहेव करता है, चूँकि अपने से ज़्यादा बेसिक के साथ ही एसिडिक होता है। अपने से जैसे क्या हुआ कि कोई बहुत ही ऐसा आदमी मिल गया जिससे आपकी स्ट्रेंथ कम है और आप उससे लड़ाई कर रहे हो, तो लड़ाई करने की कंडीशन में क्या हुआ कि जो है आप उसके सामने आप पुअर हो। भाई क्या है, कोई पहलवान आपके सामने आ गया हो, पहलवान के सामने आप यू आर ए पोरेस्ट पर्सन। और अभी कोई छोटा सा मान लीजिए कि लड़का है, तो वहाँ उस कंडीशन में आप देख रहे हो तो आप बहुत पावरफुल हो आप ही, लेकिन जैसे आपसे ज़्यादा पावरफुल आ जा रहा है तो वहाँ जो है आपकी स्ट्रेंथ कम हो गई, और आपसे कम पावरफुल आ गया तो वहाँ आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई। सेम है जैसे जब ये ज़्यादा बेसिक कोई होता है, ये ज़्यादा बेसिक है तो यहाँ ये एसिडिक है, और ये जो है एसिडिक है तो यहाँ ये बेसिक है। इसका मतलब बोथ साइड जो है बोथ टाइप जो है बिहेव करता है। ये आगे देखते हैं। इसका मतलब जो है एम्फोटेरिक कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर आपको मालूम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब हम लोग क्या लिखते हैं कि जैसे अगर कोई एम्फोटेरिक सॉल्वेंट है तो एम्फोटेरिक सॉल्वेंट की बात ये करते हैं कि वो रेस्पेक्टिव बिहेव करे। जैसे एग्जाम्पल के तौर में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर में हम वाटर को लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं H2O is an एम्फोटेरिक R इसको हम क्या कर सकते हैं, एम्फोटेरिक R एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट because it act as a
base, it act as a base with act as a base with HCl acid because it act as a base with HCl and acid with NH3 मीन्स क्या हुआ, बेस के साथ बेस। तो H2O इज एन amphoteric or amphiprotic solvent because it act as a base with HCl acid and acid with NH3। ये देखते हैं हम एज ए एसिड लिख देते हैं यहाँ पर, एज एसिड विद NH3। ये चीज़ें हम बेटा देखते हैं। अब ये दोनों रिएक्शन को हम लोग बहुत स्मूथली ही प्रूव कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट रिएक्शन को हम क्या करते हैं, जैसे H2O प्लस HCl, और दोनों रिएक्शन को यहाँ पर हमने दिखा दिया, या पहले वाले रिएक्शन में फिर रिएक्शन 5, 6 आप डाल सकते हो, लेकिन फर्दर हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपका हो गया H3O प्लस और OH माइनस। इन दिस कंडीशन इट इज़ प्रोटॉन रिलीजर, इट इज़ प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो ये हमारा हो गया बेस और ये हमारा हो गया एसिड, और ये भी हमारा मान लीजिए प्रोडक्ट में ये हमारा एसिड हो गया और ये हमारा बेस हो गया। ये चीज़ें हम देखते हैं। सेम एज क्या हुआ, अब दूसरे रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, दूसरे रिएक्शन में यहाँ पर हमने लिख दिया NH3 को लिख दिया और NH3 से बेसिक स्ट्रेंथ H2O की कम होती है, इसलिए H2O यहाँ पर एसिडिक बिहेव कर दिया। और जब एसिडिक बिहेव कर दिया तो यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर हमें NH3 प्लस मिल गया, और फिर हमें NH3 प्लस के बाद NH3 प्लस नहीं NH4 प्लस मिल गया और प्लस OH माइनस मिल गया। इसका मतलब ये प्रोटॉन को रिलीज कर दिया, ये बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये यहाँ पर एसिडिक हो गया, देखिए ये एसिडिक हो गया, एसिड हो गया, और ये आपका बेस हो गया H2O H3O प्लस, यहाँ Cl माइनस रहेगा, Cl माइनस। अब देखो फिर यहाँ पर ये जो है ये एसिडिक हो गया, एसिड हो गया, और ये यहाँ पर क्या हो गया, बेस हो गया। ये चीज़ें, इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो इसकी हो गई। बोथ रिएक्शन आर एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ द वाटर, देखो एम्फोटेरिक नेचर क्या हो गया, एम्फोटेरिक नेचर का मतलब ये एम्फोटेरिक नेचर, इट इज़ नोन एज, ये हमारा हो गया एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ H2। ठीक है, बस ये हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन फ्रॉम Bronsted-Lowry acid base concept, from Bronsted-Lowry acid base concept we know that all of the proton acceptor are known as acid, and proton all of the, according to Bronsted-Lowry acid base concept, all of the proton donor are known as acid, proton donor are known as acid, और all of the proton acceptor are known as base। तो यहाँ पर ये क्या है, ये प्रोटॉन
एक्सेप्टर का काम कर रहा है, यहाँ पर ये प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम किया, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर पर ये बेस हो गया, और यहाँ पर देखो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम कर दिया तो ये बेस हो गया, और यहाँ पर ये प्रोटॉन डोनर का काम कर दिया तो ये एसिडिक नेचर शो किया। ये होता है। तो इससे मालूम हो गया कि ऑल ऑफ द प्रोटॉन एक्सेप्टर आर नोन एज all of the proton acceptor, all of the proton acceptor, all of the proton acceptor are known as conjugated acid after proton acceptance. All of the proton acceptor are known as conjugated acid after proton acceptance. The nature of the base converted into the conjugated acid. और all of the ये यहाँ पर हो गया क्या कि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है ऑल ऑफ द प्रोटॉन डोनर, ऑल ऑफ द प्रोटॉन डोनर आर कन्वर्टेड इनटू द बेसिक नेचर आफ्टर प्रोटॉन डोनेशन। तो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद ये बेस में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रोटॉन एक्सेप्टर डोनर का यही सीधा सा फंडा है जिसको हम जानते हैं। अब देखो आगे हम देखते क्या है। इसका मतलब हमें एम्फीप्रोटिक मालूम हो गया। ऐसे हम और भी एग्जाम्पल, हमें लगता है हमने कल डिस्कशन किया था उसके लिमिटेशन में, आर्हेनियस के लिमिटेशन में, तो हमें क्या मिला यहाँ पर, जैसे हमने कहा था कि HCO3 माइनस ये एम्फोटेरिक, इट एक्ट एज ए एम्फोटेरिक। ये एक और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं आयन को। तो ये एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक क्यों है कि अब ये कंडीशन देखो, दो रिएक्शन लिखे जा रहे हैं, दोनों रिएक्शन करेक्ट हैं। फर्स्ट रिएक्शन क्या है कि यहाँ पर ये H+ और CO3 डबल माइनस हो गया, तो इसका मतलब ये एसिडिक नेचर को शो करा, एसिडिक नेचर। और फिर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर HCO3 माइनस और H+ को हमने इससे ऐड कर दिया। तो जब ऐड कर दिया मान लिया जाए H+ को, तो फिर ये क्या हुआ, H2CO3 इस रिएक्शन में बताया जाता है ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो ये क्या है, ये फिर बेस हो गया। और इन दोनों नेचर को अगर हम कंसीडर करते हैं तो इस नेचर को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर ये एसिड बेस दोनों बिहेव करता। तो इस तरह से हम लोग कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर भी मालूम हो गया और ये भी मालूम हो गया। अब हमें कोई डाउट नहीं है। तो ब्रांस्टेड-लारी आर्हेनियस के साथ साथ जो है आपका ब्रांस्टेड-लारी एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया। आर्हेनियस के साथ साथ कॉन्जुगेटेड एसिड क्या है, कॉन्जुगेटेड बेस क्या है, ब्रांस्टेड-लारी एसिड क्या है, ब्रांस्टेड-लारी बेस क्या है, ये चीज़ें हमें मालूम है। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई कि जो लिमिटेशन में हम अगर देखते हैं तो लिमिटेशन में बेटा ऐसा हुआ कि जो लिमिटेशन, बहुत सारे लिमिटेशन आर्हेनियस और ब्रांस्टेड-लारी के कॉमन लिमिटेशन क्या है कि आर्हेनियस में भी अगर लिमिटेशन की बात करते हैं तो आर्हेनियस लिमिटेशन में बात करते हैं तो आर्हेनियस में भी प्रोटॉन का होना मस्ट था, तो यहाँ भी प्रोटॉन का होना मस्ट है। इसका मतलब प्रोटोनेटेड सब्सटेंस का ये भी एक्सप्लेनेशन किया, प्रोटोनेटेड सब्सटेंस का वो भी एक्सप्लेनेशन किया, नॉन प्रोटोनेटेड का वो भी नहीं कर रहा था, ये भी नहीं, तो दोनों का क्या है, सेम लिमिटेशन हो गया। हाँ, दोनों में लिमिटेशन में थोड़ा सा अंतर हो गया। थोड़ा सा अंतर क्या हो गया, थोड़ा सा अंतर ये हो गया कि वहाँ पर वाटर का होना मस्ट था, यहाँ वाटर का होना मस्ट नहीं है। बस इतना ही लिमिटेशन में डिफरेंस है। बाकी विदाउट प्रोटॉन वी कैन नॉट स्टडी द एसिडिक नेचर ऑफ द एनी सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड-लारी कॉन्सेप्ट, सिमिलर एज द आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस के एसिड बेस कॉन्सेप्ट की तरह हम
यहाँ भी विदाउट प्रोटॉन नहीं पढ़ सकते हैं। रही बात बेसिक में अब देखिए बेसिक में इसमें उसमें लिमिटेशन में थोड़ा सा अंतर हो गया। बेसिक में क्या है, वहाँ पर हाइड्रॉक्सी ग्रुप का होना मस्ट था। इन केस ऑफ द Arrhenius concept, it is necessary the substance have hydroxy group, then after ionization gives the OH minus are known as base. But in case of the Bronsted-Lowry, the Bronsted-Lowry base are proton acceptor because these are always have lone pair electron for acceptance the proton. तो ये थोड़ा दोनों में अंतर हो गया। वहाँ हाइड्रॉक्सी का होना मस्ट था, लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बेस के पास लोन पेयर का होना मस्ट है। ये चीज़ें जानते हैं। बाकी कुछ कॉमन लिमिटेशंस हैं। कॉमन लिमिटेशंस में क्या हैं, जैसे हम लोग अगर डिस्कशन करते हैं कॉमन लिमिटेशन में, तो एल्कली मेटल ऑक्साइड या अदर ऑक्साइड के एसिडिक बेसिक नेचर की स्टडी ना वही कर पाया ना यही कर पाया। जैसे हम लोग देखते हैं तो लिमिटेशन में सेम लिमिटेशन है, केवल अंतर इतना है कि वहाँ पर हाइड्रॉक्सी का जो लिमिटेशन है, जो हाइड्रॉक्सी का लिमिटेशन है, हम लिख देते हैं, सब लिमिटेशन को लिख देते हैं। देख लीजिए लिमिटेशन से क्या है, जो है देखिए देखिए लिमिटेशन में हम क्या देखते हैं, फर्स्ट लिखते हैं एज लाइक आर्हेनियस कॉन्सेप्ट द Bronsted-Lowry acid base concept also explain the acidic nature, acidic nature of the protonated substance only when these substance have replaceable proton, अगर रिप्लेसेबल प्रोटॉन है एज लाइक जैसे Cl हुआ, H2SO4 हुआ, ये सब H2SO4 हुआ, ये सब का मतलब एज लाइक आर्हेनियस कॉन्सेप्ट द Bronsted-Lowry एसिड बेस कॉन्सेप्ट आल्सो एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ द प्रोटोनेटेड सब्सटेंस ओनली व्हेन दीज सब्सटेंस हैव रिप्लेसेबल प्रोटॉन। अगर इनके पास रिप्लेसेबल प्रोटॉन है तो हम स्टडी करेंगे। अगर रिप्लेसेबल प्रोटॉन नहीं है, वैसा नहीं है भाई कि NH3 में कह दो कि NH3 के पास प्रोटॉन है, अब इसका क्यों नहीं स्टडी करते हैं। तो
अमीन के पास प्रोटॉन है, RnH2 इसका क्यों नहीं करते, ये सब बातें नहीं है, क्योंकि दीज प्रोटॉन आर नॉट रिप्लेसेबल प्रोटॉन, दीज प्रोटॉन आर रिप्लेसेबल प्रोटॉन, ये हम देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा देखिएगा, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे। हट जाता हूँ। अब देखिएगा दूसरा, देखिएगा दूसरे में दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट इसका है देखिएगा, ब्रॉन्स्टेड-लारी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस को ये भी लिखते रहें, एसिड बेस कॉन्सेप्ट PET concept are explained the basic nature of the substance which have proton accepting nature, ऐसे जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने का नेचर रखते हैं वो हो सकते, चाहे वो NH3 की तरह विद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो Cl- भी हो, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा हो बस, चाहे वो Br- भी हो, चाहे वो I- भी हो। तो ब्रॉन्स्टेड-लारी एसिड बेस कॉन्सेप्ट आर एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस व्हिच हैव प्रोटॉन एक्सेप्टिंग नेचर, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट, अब यहाँ पर अगर हम प्रोटॉन को छोड़ देते हैं तो प्रोटॉन ए भी एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन ए भी एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन ए भी एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन सभी एक्सेप्ट करेंगे। अगर प्रोटॉन एक्सेप्टिंग नेचर है तो कर सकते हैं, अगर प्रोटॉन एक्सेप्टिंग नेचर नहीं है तो उसकी बेसिक नेचर की स्टडी हम नहीं कर सकते हैं। आगे हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, देखिएगा थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है as like Arrhenius acid base concept, acid base concept we cannot explain, we cannot explain the acidic nature of the non-protonated substance, by the help of the Bronsted-Lowry acid base concept,
जैसे हुआ AlCl3 एसिडिक होता है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं। BS3 एसिडिक होता है, इसका BCl3 लिख देते हैं, BCl3 एसिडिक होता है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं। और BBr3 एसिडिक होता है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम ऑक्साइड में लेते हैं तो SO2 भी एसिडिक होता है, SO2 भी एसिडिक होता है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं। SO3 भी एसिडिक होता है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं। CO2 भी एसिडिक होता है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी दिक्कत है कि यहाँ पर जो है अगर कोई नॉन प्रोटोनेटेड सब्सटेंस है तो नॉन प्रोटोनेटेड आर्हीनियस को भी हम अप्लाई करते थे, तो आर्हीनियस में भी हमें ऐसा ही मिलता था। और वैसे यहाँ पर ब्रांस्टेडलारी में भी नॉन प्रोटोनेटेड के एसिडिक करैक्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते हैं। ये हो गया तीसरा पॉइंट। अगला पॉइंट देख लो और देख लो। देखिए कुछ है, जैसे इन्होंने ऑटोआयनाइजेशन, वो तो लास्ट पॉइंट वही है जो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में था, वही इसमें भी है कि HCl और NH3 का रिएक्शन में NH4Cl बन जाता है। वो तो हमने आपको आर्हीनियस में बता दिया था कि अगर हम HCl का रिएक्शन कराते हैं, HCl का रिएक्शन कराते हैं किससे, NH3 से रिएक्शन कराते हैं, तो हमें कॉन्जुगेटेड में लेकिन होना चाहिए, लेकिन ऐसा ये इमीडिएट NH4Cl बन जाता है। ये आयनाइज फॉर्म में हम NH4+ और Cl- लिखते हैं। तो ये तो दोनों में कॉमन एक लिमिटेशन है। ये चीज़ें हैं जो एसिड बेस के बीच में रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन में। और देख लो, जैसे हमने क्या लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया BCl3, हम ऐसे लिख देते हैं BCl3। अब BCl3 में क्या हुआ कि इधर हमने लिख दिया NH3 लिख दिया। NH3 ये भी एसिडिक है, ये बेस है, और इसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर हुआ, और फिर इसने क्या किया, कोऑर्डिनेट, ये तो एसिड हो गया, एसिड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये बेस हो गया। लेकिन अब यहाँ पर हम जब दोनों के बीच में रिएक्शन को देखते हैं, ऐसे दोनों के बीच में रिएक्शन को देखते हैं, तो यहाँ पर ये देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, ये कॉम्प्लेक्स बन गया कोऑर्डिनेटेड, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड कंटेन कंपाउंड बन गया। तो यहाँ पर ये जो एक कंपाउंड बन गया विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब यहाँ पर ये एसिडिक बेस, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है और वो प्रोटॉन डोनर है, तो प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो यहाँ पर ये एसिडिक हो गया, यहाँ प्रोटॉन से कुछ लेना देना नहीं, देखिए यहाँ पर है, लेकिन ये रिप्लेसेबल की पोजीशन नहीं है। तो ये इतने लिमिटेशंस हैं जो जानना आपको बहुत मस्ट है, बहुत ही मस्ट है। तो इस तरह से आज ये आपका पूरा ख़त्म होगा आर्हीनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। और आप जो है जल्दी से जल्दी आप जितने ही सब्सक्राइब करोगे बेटा, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब, उतना ही फास्ट आपका चलेगा भी, क्योंकि वो लाइव क्लासेस में आपका क्या है, तुरंत आप क्वेश्चन पूछते रहोगे तो ठीक हो जाएगा। और इसकी तैयारी कीजिए, कल फर्दर हम आगे बढ़ाते हैं जो है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लुईस के बाद फिर सॉल्वेंट सिस्टम, सॉल्वेंट के बाद फिर एक दो और है, लक्स फ्लड एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। पूरा जो है एसिड बेस जो BSc सेकेंड ईयर का सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा, और वैसे एसिड बेस की मोस्टली कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमें कहीं कुछ नहीं देखना है कि क्या है कैसे है, सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो ये है आज की क्लासेस यहीं बंद होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।